हेलो एवरीवन। आज क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उनके उपयोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इसका हम करवाते हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन। संसाधन क्या है इसके बारे में जानेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, सतत विकास की अवधारणा, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्योटो सम्मेलन, एजेंडा 21, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। संसाधन क्या है? संसाधन हम जिन वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ध्यान देना है, हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन वस्तुओं का या फिर जिन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, जल, जंगल, सूरज, पेन, कलम और ढेर सारी वस्तुएं। यहाँ तो कई सारी वस्तुएं हैं। क्या ये संसाधन है? चलिए जानते हैं। वायु, जल, मिट्टी, अस्पताल, सोना, चांदी, दवाई, कार, इसमें कोई शक नहीं, ये सब हमारे लिए उपयोगी है। ये सब के सब संसाधन है, नो प्रॉब्लम। इसमें जहर, अफीम, शराब, परमाणु ऊर्जा, बंदूक, गोला बारूद, ये तो कुछ अलग ही टाइप का है। क्या इसको हम संसाधन मानेंगे? क्या इसको हम संसाधन मानेंगे? हमने क्या कहा था अभी? हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं संसाधन उसे कहते हैं। इसमें अगर हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य के जीवन को, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये संसाधन माना जाएगा। जैसे आप कहोगे सर अफीम संसाधन कैसे हुआ? अफीम सिर्फ नशा की चीज़ें नहीं है, अफीम से कई महत्वपूर्ण दवाइयाँ बनती है। अगर हम अफीम से दवाई बना लेते हैं तो अफीम हमारे लिए संसाधन है। अगर जहर से हम कोई दवाई का निर्माण करते हैं तो जहर भी हमारे लिए संसाधन है। अगर हम गोला बारूद, बंदूक और परमाणु बम से अपने देश की रक्षा करते हैं तो ये सब संसाधन है, क्योंकि हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे वो सब के सब क्या है? संसाधन है। ये सब वस्तुएं की बात हुई। कुछ सेवाएं हैं। आज के दौर में संसाधन सिर्फ ना केवल वस्तुओं को मानी गई है बल्कि सेवाओं को भी संसाधन मानी गई है। यहाँ देखिए, चित्रकारी, संगीतकारी, गायकी, मजदूरी, वकालत, खेती, डांसिंग, ईटीसी, ये सारे कार्य है, सारे पेशा है। इन पेशा की मदद से, इन सेवाओं की मदद से लोग अपना जीवन निर्वाह करता है, अपने लिए कुछ अर्निंग करते हैं और उस अर्निंग से अपनी जीविका को चलाते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सारे कार्य, ये सारी सेवाएं क्या है? ये सारी सेवाएं संसाधन कहलाती है। उधर चोरी, पैकेटमारी, जमाखोरी, मिलावटबाजी, ठगी, डाका डालना, लूट करना, क्या इसको संसाधन कहेंगे? आप ज़रा विचार करो कि क्या ये संसाधन हो सकता है क्या? अभी हमने क्या बोला था कि हम अपनी जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन वस्तुओं का या जिन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं संसाधन उसे कहते हैं। ज़रा विचार करो, क्या चोरी, पॉकेटमारी, जमाखोरी, मिलावटबाजी, ठगी आदि से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। ये मानवीय जीवन को कभी सफल नहीं बना सकता है। इसलिए इन सेवाओं को, ये सेवा है ही नहीं, इन कार्यों को हम
संसाधन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इस पर डाउट हो सकता है, लेकिन अगर हम इनका सदुपयोग करेंगे तो ये सभी संसाधन है। अगर इनका सदुपयोग करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं तो ये सभी संसाधन है, और जो हमारे लिए नुकसान करता है वे सभी संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि ये सब विकसित राष्ट्र है। आपको पता है क्या विकसित राष्ट्र क्या होता है? विकसित राष्ट्र कैसे बनता है? विकसित राष्ट्र में क्या क्या सुविधाएं होती है? तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है विकसित देश में जो हमारे यहाँ नहीं है। भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि विकसित राष्ट्र है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? भारत की सड़कें गड्ढे वाली होती है, ये विकासशील देश की पहचान है, और अमेरिका की सड़कें चिकनी होती है, स्मूथ। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था नए टेक्निक पर आधारित होती है, और भारत की शिक्षा व्यवस्था 10 साल, 20 साल या कभी कभी तो 50 साल पुरानी वाली होती है। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था तंदुरुस्त मानी जाती है, और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको तो पता ही है, हमें कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये होता है फ़र्क विकसित राष्ट्र में और विकासशील राष्ट्र में। भारत विकासशील राष्ट्र है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि विकसित राष्ट्र है, और इन विकसित राष्ट्र संसार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका अपना अलग योगदान होता है। ये कर्ज देने वाले देश होते हैं, और कुछ निर्धन और कंगाल देश ये चाहते हैं कि हमें विकसित राष्ट्रों से कुछ हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये सारे देश जो आज विकसित राष्ट्र है ये कैसे विकसित बन चुके हैं, और हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम विकासशील ही अभी तक हैं। क्यों है? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका है किसकी? तकनीक की। तकनीक की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे एक देश विकसित होगा कि विकासशील? तकनीक की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है, हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है क्या, जो जल बहता हुआ है, जो पानी बह रहा है, उसका हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं? अधिक से अधिक उस पर नाव चला करके हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास तकनीक हो तो हम उस बहते हुए जल से टरबाइन को घुमाकर पनबिजली तैयार कर लेते हैं। इसमें किसकी भूमिका है? तकनीक की है। बहता हुआ जल जब टरबाइन पर गिरता है, उसको घुमाता है, तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। ये हुआ तकनीक की भूमिका। सूरज के प्रकाश से हम क्या उपयोग कर सकते हैं? अधिक से अधिक सूरज का प्रकाश पेड़ पौधों को चाहिए, हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास तकनीक हो तो हम उसी सूरज के प्रकाश से सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जो आजकल ज़्यादा डिमांडेबल है। बहती हुई वायु, जो हवाएं तेज बहती है, ये वायु हमारे लिए कैसे काम आ सकता है? कभी सोचा है आपने? तो राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट में बहती हुई वायु से हम पवन ऊर्जा बना सकते हैं। और इस प्रकार देखिए, लकड़ियों को, अगर जंगल में लकड़ियां सूख जाए तो उसका लोग पहले जलावन के रूप में उपयोग करते थे। आज तकनीक आ गया है, हम अपने ज्ञान का उपयोग करके उन लकड़ियों से हम भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोगी फर्नीचर बना सकते हैं। ये हुआ तकनीक की भूमिका। हम तकनीक की भूमिका कितना इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसलिए जिमरमैन ने कहा था, जिमरमैन एक भूगोलविद है, जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। इसलिए हम तकनीक की भूमिका के बारे में यह कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं ले लेती जब तक कि उन्हें किसी विशेष तकनीक द्वारा उपयोगी नहीं बनाया जाता। इससे इतना स्पष्ट हो चुका है कि संसाधन बनने में तकनीक की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है।
तकनीक ही है जो जापान जैसे छोटे से देश को आज विकसित बना दिया है, और तकनीक ही है जो भारत लाख प्रयास कर रहा है कि हम विकसित राष्ट्र हो जाए, लेकिन तकनीक अभाव के कारण आज वो विकसित राष्ट्र नहीं हो पाया है। हालांकि ये बात सच है कि भारत देश में ढेर सारी समस्याएं हैं जिनको हल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारत देश में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत आज मानव संसाधन के तौर पर सबसे समृद्ध देश है, क्योंकि मनुष्य को आजकल संसाधन माना गया है। जब से मनुष्यों ने तकनीक को प्राप्त करके उसका उपयोग करना सीख लिया है, तब से मनुष्य को संसाधन माना गया है। समझ में आ गया ना? आज मनुष्य इतनी अहमियत रखता है कि वह पर्यावरण, तकनीक और संस्थाएं, इन तीनों का केंद्र बिंदु बन गया है। मनुष्य, अब पर्यावरण, तकनीक, संस्थाएं। अब पर्यावरण में जो भी वस्तु मिलती है वह सभी वस्तुएं हमारे काम की नहीं होती। पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं होती है वो उसी रूप में हमारे काम की नहीं होती। जब हम तकनीक उसमें अपना लगा देते हैं तब वे हमारे लिए उपयोगी और उपयोगी, अधिक उपयोगी बन जाती है। तकनीक लगा करके पर्यावरण की हर वस्तु हमारे लिए उपयोगी बन जाती है। ये तकनीक लगाने वाला कौन है? मनुष्य। यही मनुष्य अपने तकनीक के द्वारा पर्यावरण की किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकती है, और जो उपयोगी होती है, जो उपयोगी होता है वह संसाधन कहलाता है। मनुष्य ही है जो अपने तकनीक को विकसित कर उन तकनीक को संस्थाओं के माध्यम से अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संजो कर रखती है। न सिर्फ संजो कर रखती है बल्कि अपने वर्तमान समय में भी तकनीक का प्रचार प्रसार करती है, जिससे हर क्षेत्र में जो पर्यावरण की वस्तुएं हैं हमारे लिए उपयोगी बनती जाती है, हमारे लिए संसाधन का रूप लेती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य संसाधन के रूप में आज प्रत्येक चीज़ों का केंद्र बिंदु बन चुका है, और सौभाग्य से भारत देश, हमारा देश मानव संसाधन में समृद्ध है। संसाधनों का वर्गीकरण। पहले हम लोग संसाधन का जो वर्ग है उसके बारे में जान लेते हैं, और फिर हम लोग एग्जाम्पल दे करके इसको समझेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जैव संसाधन। इसमें मुख्य रूप से सजीव आता है, जैसे वन्यजीव, पशु, मछली, मनुष्य आदि। अजैव संसाधन, इसमें मुख्य रूप से निर्जीव संसाधनों को शामिल किया गया है, जैसे पहाड़, पर्वत, झरना, नदी आदि। उपयोग के आधार पर या पुनः उपयोग के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये जो पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, इसका मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद, जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसका फिर से आपूर्ति हो जाए, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या? जैसे में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को जितना मर्जी तुम यूज कर सकते हो, वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। जल, भूमि, जितना मर्जी हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का हम लोग भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में क्या समझना है हम लोगों को कि ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसका समाप्त होने का कोई खतरा नहीं होता है, हम लोग उपयोग करते जाते हैं, इसकी पूर्ति होते रहती है। और नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद
अब इसको पुनः बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अर्थात इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है या लंबे समय के बाद हो सकता है। तो उस संसाधन को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके पुनः दो भाग है, एक चक्रीय और एक अचक्रीय। चक्रीय में आता है जैसे धातु सब, धातु जो होता है ना, जैसे आप देखेंगे कबाड़ी सब में लोहा सब, लोहा सब लेके जाता है, लोहा का हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, लोहा को फिर से उसको बेच देते हैं। एक लोहा को बार बार हम उसका सामान बना करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कबाड़ी वाले को बेचते हैं, फिर से वो जाता है रिसाइकिल में, फिर से वापस आता है। इस तरह से लोहा जैसे सभी धातुओं का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? चक्रीय। चक्रीय संसाधन वास्तव में क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें अचक्रीय भी आता है, इसमें आता है जीवाश्म ईंधन। क्या आता है इसमें? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, निजी संसाधन। इस पे क्या होता है? लोगों का निजी हक होता है, जैसे मेरा मकान, मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरी कलम, तुम्हारी किताब, मेरा घर, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, इस पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं रहता है, इस पे पूरे एक विशेष समुदाय का हक रहता है। जैसे क्या? मंदिर, तो मंदिर पे हिंदुओं का हक होता है, मस्जिद मुस्लिमों का हक होता है, गुरुद्वारा सिख का पूरा उसमें हक होता है। इस तरह से विशेष समुदाय का जिस संसाधन पे हक अधिकार रहता है उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। इसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। ये क्या होता है? एक देश के अंदर जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो हमारी ज़मीन हो या तुम्हारी ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन हो, सब संपत्ति राष्ट्र की होती है। राष्ट्र चाहे तो जहाँ मर्जी से सड़कें बना सकती है, सड़क के बीचों बीच रेलवे लाइन बिछा सकती है। देश में जितनी भी ज़मीनें हैं सब राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इस समुद्रों में 200 एनएम नॉटिकल मिल्स होता है। 200 एनएम की दूरी के बाद, ये एनएम क्या होता है हम आगे बताएंगे। 200 एनएम की दूरी के बाद समुद्र में जो भी क्षेत्र होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। विकास स्तर के आधार पर संसाधन के पुनः चार भाग है। संभाव्य संसाधन या संभावी संसाधन, ये क्या होता है? संभावी संसाधन वो होता है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, संभावना है कि वहाँ कुछ संसाधन हो सकता है। जैसे हिमालय पहाड़ के नीचे संसाधन होने की संभावना है, वहाँ भविष्य में उसका खोज हो सकता है, लेकिन अभी तक उसका ना तो पता चला है, ना ही उसका उपयोग हुआ है, ना ही उस दिशा में कोई कार्य किया गया है। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिसका तुलनात्मक रूप से, जिसका मात्रा के अनुसार, गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से आकलन किया गया है और जिसका इस्तेमाल लोग करते आ रहे हैं, उसको कहते हैं विकसित संसाधन। भंडार संसाधन क्या है? भंडार संसाधन वो है जिसका, भंडार संसाधन ऐसे संसाधन जहाँ ऊर्जा की असीम संभावना है। जैसे जल किससे बना होता है? H2O से। H2O से जल बना होता है। सबको पता है कि जल में H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर किसी न किसी तरीके से अगर जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को निकाल लिया जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन का भंडार होगा, हमारे पास ऑक्सीजन का भंडार होगा। लेकिन ये तकनीक अभी मौजूद नहीं है, इसलिए, और अगर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है तो उतना कारगर नहीं है जितना हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। तो जल में छिपी हुई ऊर्जा को, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
के द्वारा छिपी गई ऊर्जा को, जो हिडन ऊर्जा है, जल में जो हिडन ऊर्जा है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग? भंडार संसाधन। समुद्र में जल का भंडार होता है, उसका इस्तेमाल हम अपने हित के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है। ये भी भंडार के रूप में अभी है और इसका इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं किए हैं, ना ही इस दिशा में कोई कार्य शुरू किए हैं। संचित कोश संसाधन, यह भी एक प्रकार का भंडार संसाधन ही है। जैसे गुजरात में, राजस्थान में पूरा पवन ऊर्जा का ढेर सारा स्रोत है, उसके बारे में आकलन किया गया है कि हाँ, यहाँ पर पवन ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत राजस्थान में ढेर सारा है, वहाँ उसका परीक्षण हो चुका है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए सर्वेक्षण हो चुका है, आकलन हो चुका है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का विशाल स्रोत है, लेकिन उसका उपयोग अभी कारगर तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, गुजरात से पवन ऊर्जा आदि का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी संसाधनों के अब कुछ एग्जाम्पल है। जैसे जैव संसाधन में कौन कौन एग्जाम्पल आएगा? तो मनुष्य, मछली, पेड़ पौधे, पशुधन, वन प्राणी, सब जैव संसाधन में आएंगे। अजैव संसाधन में कौन सब आएगा? तो पर्वत, चट्टान, नदी, समुद्र, सोना, चांदी, तांबा, अन्य धातुएं, ये सब किस में आएंगे? अजैव संसाधन में आएंगे। नवीकरणीय संसाधन, इसमें क्या सब आएगा? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी, मिट्टी, जल विद्युत आदि, ये सब जो है, इन सब का इस्तेमाल हम लोग अनलिमिटेड कर सकते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन ये क्या होता है? अब इसका अगर हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो सकता है और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और इसका बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। इसमें क्या सब आएगा? तो अनवीकरणीय संसाधन के दो भाग हैं, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय में आ जाएगा खनिज धातु, लोहा, सोना, चांदी, और अचक्रीय में कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम का अगर एक बार इस्तेमाल हो जाता है तो हम उसका फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया? अचक्रीय संसाधन। और चक्रीय में क्या आएगा? हम लोहा, सोना, चांदी, धातु, मतलब और भी जो भी धातु है, इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार रिसाइकिल करके कर सकते हैं। ये हो गया किसका एग्जाम्पल? अनवीकरणीय संसाधन का। और इसके बाद स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं, क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। इसमें घर, मकान, खेत, बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, निजी दुकान आदि, इस पर लोगों का निजी हक होता है। सामुदायिक संसाधन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का जो परिसर क्षेत्र होता है और उसका श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि, ये सब कौन सा संसाधन में आता है? सामुदायिक संसाधन में। राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे तो देश की सभी संपत्ति राष्ट्रीय संसाधन मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी देश की नदियाँ, सड़कें, रेलवे, सरकारी दफ्तर और इसके साथ साथ देश की सभी ज़मीनें राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। और समुद्री तट सीमा से 12 NM, NM का मतलब है नॉटिकल मील्स, 1 NM बराबर होता है 1852 मीटर। कोई भी देश का अगर तटीय सीमा हो, उस तटीय सीमा से 12 NM की दूरी पर, 12 NM नॉटिकल मील की दूरी तक उसका अपना अधिकार क्षेत्र आता है। अब 12 NM के बाद, 12 NM के बाद जो क्षेत्र होता है समुद्र में, उसमें 200 NM तक जो विदेशी जहाज़ है वहाँ खड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर जो भी खनिज निकलेगा वो उस देश का होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसमें क्या सब आएगा? तो देश की तटीय सीमा में 200 NM की दूरी के बाद जो समुद्र का विशाल क्षेत्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। 1 NM का मतलब है नॉटिकल मील्स, और नॉटिकल माइल्स बराबर 1 NM बराबर होता है 1852 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर होता है 1 NM बराबर।
अब संभावित संसाधन क्या होता है? हिमालय क्षेत्र का खनिज, वहाँ अनेक प्रकार के खनिज होने का अनुमान है। राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। उसको हम क्या कहेंगे? संभावित संसाधन कहेंगे, जिसका सिर्फ संभावना है, अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग लगातार कर रहे हैं। लोहा के खान से लोहा निकाल रहे हैं, कोयला के खान से कोयला निकाल रहे हैं, अन्य ढेर सारे खनिज का इस्तेमाल, हम जिस खनिज का इस्तेमाल लगातार करते आ रहे हैं वो विकसित संसाधन कहे जाते हैं। इसके अलावा भंडार संसाधन है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर अलग किया जाए तो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और हमें हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिसका उपयोग हम लोग ऊर्जा निर्माण में कर सकते हैं। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। संचित कोश संसाधन, यह भी एक प्रकार का भंडार संसाधन जैसा ही है। नदियों का जल, नदी के जल से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। बांध के द्वारा जो हम जल को रोक करके रखते हैं उससे भी जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्राप्त संसाधन है उसको क्या कहेंगे? संचित कोश संसाधन। झारखंड राज्य के बारे में पता है आपको? झारखंड राज्य कोयले के भंडार मामले में समृद्ध है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में कोयला का भंडार है, लेकिन वहाँ जल संसाधन की भारी कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन वहाँ अन्य संसाधनों की भारी कमी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का असीम स्रोत है। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ सौर ऊर्जा का असीम स्रोत है, लेकिन वहाँ जल संसाधन की भारी कमी है। जितना सौर ऊर्जा का वहाँ स्रोत है, ठीक उतना वहाँ जल संसाधन की कमी है। लद्दाख, जो कश्मीर से इधर हाल में ही अलग हुआ है, उसका बहुत सारा क्षेत्र वीरान है और ठंडा इतना कि उसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सड़कें, अन्य सुविधाएं विकसित नहीं है। तो देखिए, भारत के इन क्षेत्रों को देखिए, कोई क्षेत्र ऐसा है जो किसी संसाधन के मामले में समृद्ध है और कोई क्षेत्र ऐसा है जो संसाधनों के मामले में निर्धन है, विपन्न है। तो अब इन सब को संसाधनों की लगातार आपूर्ति हो सके, अर्थात संसाधनों के समुचित तरीके से उपयोग के लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में हर एक प्रकार के संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है, अर्थात वितरण करने के लिए, संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसे संसाधन नियोजन कहते हैं। इसलिए इसका परिभाषा बनता है कि संसाधन नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उपयोग करने के लिए भी तकनीक की ज़रूरत होती है। इन क्षेत्रों में संसाधनों का समायोजन और संतुलन के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो कहाँ से आए हैं? वो सब इन्हीं पृथ्वी के भीतर से आए हैं। और पृथ्वी के भीतर इन संसाधनों का कोई अनलिमिटेड भंडार नहीं होता है, लिमिट भंडार होता है। इन लिमिट भंडार होता है, ये समाप्त हो सकते हैं। ये भंडार कभी न कभी समाप्त होगा ही होगा, लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश और लालची प्रवृत्ति के कारण इसका अंधाधुंध दोहन करना शुरू किया है। मतलब वो समझता है कि नहीं, जितना भी संसाधन है उसको अभी ही हम समाप्त कर लें। अरे अभी अगर समाप्त कर लोगे तो जो हमारा आने वाला पीढ़ी है उसका क्या होगा? उसका जीवन कैसे चलेगा? भविष्य की चिंता करना
भविष्य के लिए संसाधनों को बचा के रखना हमारा दायित्व है, हमारे देश के नागरिकों का दायित्व है। लेकिन कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग इन संसाधनों को प्रकृति के द्वारा दिया गया अनमोल भेंट समझते हैं, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार समझते हैं, गिफ्ट समझते हैं, और फिर उसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसका अंधाधुंध दोहन करते हैं। और इन स्वार्थ से वशीभूत इस दोहन से हमारे विश्व में, हमारे पर्यावरण में कई सारे समस्याएं जन्म लेती है जो सीधा मानवता पर अटैक करती है। वो क्या है समस्या, चलिए समझते हैं वो समस्या क्या है। ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में विश्व तापन कहते हैं। विश्व तापन नाम से ही स्पष्ट है, विश्व में तापमान की वृद्धि। जब हम संसाधनों का निर्मम तरीके से उपयोग करते हैं, उसका अत्यधिक दोहन करते हैं, उसका मनमर्जी तरीके से उपयोग करते हैं, तो हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलने लगता है। अब प्रदूषण CO2 में वृद्धि करता है। CO2 में जब वृद्धि होता है तो CO2 में ये क्षमता है, सूर्य के द्वारा आने वाली किरणों में जो ऊष्मा होती है, ये उन ऊष्मा को सोखने की क्षमता होती है। अब ये ऊष्मा उस विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है, इसकी तापमान बढ़ जाती है। और जब वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो ऊंचे पहाड़ पर जो ग्लेशियर है, जमा हुआ बर्फ़ है, वो पिघलने लगता है। अब उस बर्फ़ के पिघलने से पता है क्या होता है, तो कुछ ऐसे देश है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जो समुद्र के बीचों बीच टापू के रूप में स्थित है। अब वो टापू डूबने लगे हैं। जब वो ग्लेशियर, बर्फ़ का ग्लेशियर असमय में पिघलते हैं, लगातार पिघलते रहते हैं, तो समुद्र के पानी का लेवल ऊपर चला आता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, उस समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों को पानी का लेवल बढ़ जाता है, उससे उसका जीवन। विश्व तापन हमारे लिए, मानवता के लिए खतरे का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा जो ओजोन परत है उसमें छेद होने लगता है, उसका नष्ट होने लगता है। अब ओजोन परत के नष्ट होने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे ज़मीन पर पड़ जाती है। सीधे ज़मीन पर पड़ने से क्या होता है, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के नए से नए रोग उत्पन्न होते हैं, जिसका इलाज संभव नहीं होता है या कारगर नहीं होता है। अब कई प्रकार का, जैसे मोतियाबिंद हो गया, फसलों में सूखा रोग हो गया, ये सारी समस्याएं ओजोन परत के क्षय होने से होती है। इसके अलावा मृदा क्षरण। मृदा क्षरण मतलब मिट्टी का क्षरण हो जाना, जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत है, वो नष्ट हो जाना, बंजर हो जाना, ये मृदा क्षरण का एक हिस्सा होता है। तो और असमय में ऋतु परिवर्तन। संसाधनों के दुरुपयोग करने से, उसका अंधाधुंध दोहन करने से असमय ऋतु परिवर्तन होता है। आप लोग देखते होंगे कि आज गर्मी के समय में बरसात होने लगती है, ठंडी के समय में जम के बरसात हो जाती है। मतलब हम लोगों को पता नहीं चलता कि गर्मी है कि ठंडी है, कब बरसात गई, कब ठंडी आ गया। ये सारे दुष्परिणाम हम लोग स्वार्थवश किए गए कार्यों से उत्पन्न करते हैं। अतः इन सभी कार्यों से जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, जो हमारी अगली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, वो खतरे में आ सकती है। और इसलिए हम, अगर आज हमारे पास संसाधन है, अगर आज हमारे पास संसाधन है, तो हम विवेकपूर्ण तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को संयोग करके रखेंगे। अतः इस पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाएँ, क्या पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अवधारणा को ही सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आता है कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, इसकी व्याख्या करें, तो ये इसका परिभाषा हो गया। हाँ, ये इसका हो गया परिभाषा।
और ये इसका व्याख्या हो। हमारे देश में जो संसाधन है, आप कल्पना कीजिए कि अगर इन संसाधनों को खुली छूट दे दी जाए, मतलब जिसको मन है वो लूटो, जो मर्जी कोयला का खान लूट लो, जितना मर्जी, हमको मन हुआ तो हम ही कोयला को निकालने लगेंगे, बेचने लगेंगे। लोहा की खान, सोना की खान, कोयला की खान, इन खानों से ही लोहा, सोना, कोयला आदि भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। अगर सोचिए कि इन खानों का अगर सुरक्षा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, हमारे पास बल होगा तो हम ही जाके लूट लेंगे उसको, उसके पास बल होगा तो वो कोयला के खान पे कब्जा जमा के बैठ जाएगा कि नहीं ये मेरे बपोती हुआ, हम किसी को छूने नहीं देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो जाएगी। मान लीजिए सोना का खान है और उसको सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, लोग लूटने लगेंगे। जिसके जो बड़ा बड़ा आदमी है वहाँ बंदूक लेके खड़ा रहेगा कि अरे ये मेरा हुआ क्योंकि मेरे पास बल है। इससे समाज की क्या दुर्दशा होगी। इसलिए देश के अंदर जो भी संसाधन है, देश के अंदर जो भी संसाधन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ज़रूरी है। अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, अर्थात अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, अभी जिसका हम चर्चा कर रहे थे ना, वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था हुआ। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन मतलब होता है भरपूर उपयोग करना, मनमर्जी तरीके से उसको उपयोग करना। तो सुरक्षा अगर नहीं होगा संसाधनों का तो लोग क्या करेगा, लोग डाकू बन जाएगा, लुटेरा बन जाएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा बल रहेगा उतना ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। इससे हमारे समाज के बीच कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगा। पहला तो इसलिए कि मान लो सब संसाधन को लोग ही लूट लेगा तो सरकार को उससे क्या फ़ायदा होगा, सरकार की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, सरकार की जो एक व्यवस्था है वो डवाडोल हो जाएगा। पर्यावरण की समस्या, अब जो जिसके पास ज़्यादा बल है वो क्या करेगा, कोयला की खान को लूट के लेके चला आएगा। अब कोयला की खान पे वो अपना हक जमा देगा, उसको किसी को छूने नहीं देगा। अब फिर कोयला को मनमर्जी तरीके से बेचेगा या फिर उसका कई सारा उपयोग करेगा, तो उससे हमारे पर्यावरण में भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मेन स्ट्रीम की नहीं, वे डाकुओं की अर्थव्यवस्था अर्थात लूट की अर्थव्यवस्था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो मानव तकनीक को लूट करके अपना जो है एक व्यवस्था कायम कर देगा। इसलिए ये अत्यधिक अविवेकपूर्ण तरीके से जो उपयोग करने पर ये भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। ये दुष्परिणाम ना हो इसके लिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संसाधन और पर्यावरण दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनको संरक्षित रखना हमारा भी कर्तव्य है, राष्ट्र का भी कर्तव्य है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय देश आपस में मिलकर कई सारे सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन आदि प्रमुख है। इन सम्मेलनों के बारे में आइए जानते हैं क्या है। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यह ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन हुआ और यह 3 से 14 जून 1992 को इसका आयोजन रखा गया। इस सम्मेलन में जिन जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं की गई वे है ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 अर्थात एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र। इस सम्मेलन में कार्यक्रम 21 अर्थात एजेंडा 21 उभर कर आया।
ये एजेंडा 21 क्या है? देखिए, एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की देन है। यह एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो में ही हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह सतत विकास को प्राप्त करना। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इसमें 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र बनाया गया। इस 800 पृष्ठों के घोषणा पत्र को ही एजेंडा 21 कहते हैं और इस पर होने वाले खर्च के लिए विश्व पर्यावरण कोष का गठन किया गया। अब ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, इसके ठीक 5 साल बाद इस सम्मेलन का मूल्यांकन करने के लिए दूसरा सम्मेलन रखा गया, जिसको क्या कहते हैं? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यह कब किया गया? यह न्यूयॉर्क शहर में 23 से 27 जून और 1997 ईस्वी को इसका आयोजन रखा गया और यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मूल्यांकन करने के लिए इसका किया गया था। इसे चूँकि यह 5 साल के बाद हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल बाद हुआ था, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी वर्ष जापान के क्योटो शहर में एक और सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार 6 गैसों, जिसमें से CO2 और CH4 मीथेन, FC, CFC आदि गैसों का उपयोग कम से कम करने पर विशेष बल दिया गया और इस सम्मेलन को, क्योटो सम्मेलन को ही विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 साल बाद अर्थात 2002 ईस्वी में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। इसमें कई सारे बिंदुओं को चर्चा करना था, लेकिन इसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। ये सारे सम्मेलन वैश्विक स्तर पर संसाधनों एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदम में से प्रमुख है। हम इन सम्मेलनों को याद रख सकते हैं। कैसे? जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ? 1992 ईस्वी में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन उसके ठीक 5 साल बाद 1997 ईस्वी में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन उसके ठीक 5 साल बाद 2002 ईस्वी में। इस प्रकार कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से ही उत्पन्न हुआ है और इसके खर्च को वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष का गठन किया गया।